आनंद का फंडा के आज के एपिसोड में सबसे पहले हम सारे इंपॉर्टेंट आईपीओस की अपडेट ले लेते हैं और ये अपडेट को देख के आपके चेहरे पे स्माइल आना एकदम कंपलसरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे आईपीओ की जो आज के दिन क्लोज हो रहा है, इंडिजिनी का। अगर इस आईपीओ का सिर्फ और सिर्फ आप क्यूआईबी का पोर्शन देखोगे तो क्यूआईबी की पोर्शन का टोटल अमाउंट जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है यहां पे 60,000 करोड़ के ऊपर का पैसा आया है। सोच के देखिएगा कि क्यूआईबी कितना पॉजिटिव है इस कंप्लीट आईपीओ को लेके। अगर आप एचएनआई बिग कैटेगरी की बात करोगे तो यहां पे रफली आप देख सकते हो कि हर एक 15 जने में से एक जने को अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपको हर 45 जने में से एक जने को अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है और रिटेल में हर 10 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलने की यहां पे रफ पॉसिबिलिटी हमारे सामने निकल के आ रही है। सबसे अच्छी कैटेगरी अलॉटमेंट मिलने के चांसेस के हिसाब से है एचएनआई स्मॉल एंड एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम एक नए हाई तक पहुंच चुका है और 60% को क्रॉस कर चुका है। सेकेंड हम बात करते हैं टीबीओ के आईपीओ के बारे में जो आज के दिन ओपन हुआ है। पहले ही दिन पे ये आईपीओ वन टाइम सब्सक्राइब हो गया है, ये फिगर आपको दिख रहा है। पर इस आईपीओ में एज कंपेयर टू इंडिजिनी थोड़े से कम सब्सक्रिप्शन आने की पॉसिबिलिटी है बिकॉज काफी सारा पैसा इंडिजिनी में ब्लॉक्ड रहेगा। आप में से कुछ लोग ये भी बोल रहे हो कि क्या हमारा इंडिजिनी वाला पैसा हम ये टीबीओ के आईपीओ में भी यूज कर पाएंगे या नहीं। देखिए बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। मेजॉरिटी बैंकों के केस में आप यूज कर पाओगे, पर कुछ ऐसी बैंक होती है जो पैसा रिलीज करने के लिए थोड़ा सा डिले कर देती है, वहां पे आप नहीं कर पाओगे। तो बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा, पर मेजॉरिटी केसेस में यहां पे आपको इस आईपीओ के लिए पैसा फ्राइडे तक फ्री हो जाना चाहिए। इस आईपीओ का भी ग्रे मार्केट प्रीमियम 55% के ऊपर का है, यानी कि एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफी अच्छी डिमांड चल रही है। फाइनल बात करते हैं एक ऐसे आईपीओ की जिसमें अलॉटमेंट के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे बिकॉज उसका साइज सबसे ज्यादा है, प्लस उसमें रिस्पॉन्स एज कंपेयर टू टीबीओ एंड इंडिजिनी कंपैरेटिवली काफी कम आने की एक्सपेक्टेशंस है। बिकॉज जब दो बम्पर आईपीओ हमारे सामने है तो एक ऐसा आईपीओ जो वैसे तो ठीक है पर पहले दो के कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स वहां पे कम चल जाता है क्योंकि पैसा सबसे बेस्ट आईपीओ में एलोकेट हो जाता है। अगर आप इसको चेकआउट करोगे तो अभी तक आपको नॉर्मल सा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। यहां पे काफी सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि आनंद डीएचएफएल एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, उससे रिलेटेड हमें कुछ कंपनी लग रही है, उसके प्रमोटर लग रहे हैं। ये बहुत पहले था, उसके बाद उन्होंने अपने प्रमोटर को सारा का सारा माल बेच दिया था, ब्लैक रॉक के पास इसका कंट्रोल चले गया था। तो अब जो नया प्रमोटर है वो काफी स्ट्रांग है, तो इस पॉइंट के बेसिस पे आप काम मत करिएगा। पर हाँ, आप में से कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अभी एग्जिस्टिंग जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है स्टॉक मार्केट में वो अंडर परफॉर्म कर रही है। बात बिल्कुल सही है, वो अंडर परफॉर्म कर रही है। एवरीथिंग सेड एंड डन, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है रफली 20% के आसपास का जो लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस है। अगर मार्केट में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी होती है तो यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम रिड्यूस भी हो सकता है। अगर रिस्पॉन्स में कमी आई तब भी रिड्यूस हो सकता है। तो उसके ऊपर आधार हाउसिंग फाइनेंस का ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी डिपेंड करेगा। पर इंडिजिनी और टीबीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम आई डोंट थिंक छोटी मोटी वॉलिटिलिटी से ज्यादा इंपैक्ट आपको देने वाला है। यह हो गई है आईपीओ की सारी अपडेट। रैंकिंग की बात करूं तो नंबर 1 पे आएगा इंडिजिनी, नंबर 2 पे आएगा टीबीओ और नंबर 3 पे आएगा आधार हाउसिंग फाइनेंस। ये मेरी पर्सनल रैंकिंग है। क्या आपने अपने आईपीओ के फंड्स के लिए प्रॉपर एलोकेशन कर लिया है? आप अप्लाई करने वाले हो या नहीं? कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे आपको मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 0.77 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है। पुट कॉल रेशियो में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा बन रहा है कि अगर निफ्टी में 200-250 पॉइंट का करेक्शन किसी भी कारण से आ जाता है और बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट का करेक्शन आ जाता है तो वहां पे पुट कॉल रेशियो काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा, इवन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में एंट्री के लिए। मतलब वहां पे तो हमारी रिस्क एज कंपेयर टू टुडे काफी कम हो जाएगी ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में। एफआईज और डीआईज का एक्शन आप चेकआउट करोगे तो एफआईज ने वापस से 7 मई को अच्छी खासी सेलिंग करी है। 3,500 करोड़ के ऊपर की सेलिंग हुई और डीआईज ने 2300 करोड़ का माल परचेज किया है। ऐसा लग रहा है कि सेल इन में एंड गो अवे। हमें तो पता है कि इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, पर एफआईआईज ऐसा कुछ फॉलो कर रहे हैं बिकॉज एफआईआईज की तरफ से मई के महीने में हर एक दिन आपको सेलिंग के फिगर देखने को मिले हैं और ये फिगर रिड्यूस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी के मार्केट डिप के कारण सबसे पहले दो बन रहे हैं। पहला और सबसे मेन कारण है कि एफआईआई सेलिंग कर रहा है। अगर एफआईआई सेलिंग करेगा, चाहे हमारा इंडिपेंडेंट फ्लो कितना भी हो जाए, पर उसके बावजूद भी एफआईआई की सेलिंग का इंपैक्ट तो आएगा इसी। सेकेंड ये है कि जो हमारी वोटिंग की परसेंटेज आ रही है, कितने वोट डल रहे हैं हमारे इस कंप्लीट इलेक्शन में, वो कंपैरेटिवली कम आ रही है एज कंपेयर टू 2019। अगर वोटिंग कम हो रही है तो एज पर पॉलिटिकल गुरुज या जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी है उसके लिए नेगेटिव है अगर पोलिंग कम होती है। अगर पोलिंग ज्यादा होती है तो उसके लिए बेनिफिशियल है। अभी तक हमने सबने ये बात तो कर ली कि 350 सीट आएगी तो क्या होगा, 400 सीट आएगी तो क्या होगा, 450 सीट आएगी तो क्या होगा,
पर अभी तक किसी ने यह नहीं सोचा कि अगर 300 से कम सीट आ गई किसी भी कारण से तो मार्केट में कितनी वॉलिटिलिटी और क्या हो सकता है। उसी के कारण अभी आपको कंप्लीट थोड़ा सा दिख रहा है सेलिंग जो एफआईज की तरफ से हो रही है, बिकॉज पोलिंग के फिगर कम है। पर अगर आपको नेक्स्ट फेजेस में दिखता है कि वापस से पोलिंग के फिगर बढ़ते हैं तो आपको वापस से इनका इनफ्लो आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। साथ ही साथ अगर आप डाउ जोन्स को भी चेकआउट करोगे ना तो डाउ जोन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडियन मार्केट पिछले 2-3 दिन थोड़ा सा शांत था, थोड़ा सा नेगेटिव था, पर डाउ जोन्स ने एक बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बनाया, बेस बनाया और बेस बना के निकल रहा है। तो डाउ जोन्स तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर एट द सेम टाइम इंडियन मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है और विक्स काफी बढ़ गया है। वैसे ये विक्स के टॉप आउट का एरिया है। अभी रिसेंटली में अगर आप पिछले कुछ सालों का डेटा चेकआउट करोगे 17 से 18 के बीच में विक्स हमेशा टॉप आउट करता है और वहां पे जाके वापस से नॉर्मलाइज हो जाता है। अभी भी अगर विक्स वापस से नॉर्मलाइज होता है तो मार्केट में स्टेबिलिटी और बाउंस बैक के चांसेस बनते हैं। अगर विक्स का ब्रेकआउट होता है, आपको दिखता है कि नहीं यार विक्स तो 20 को तोड़ के ऊपर जा रहा है, तो मार्केट में वॉलिटिलिटी और बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। यहां से आपको इंडिकेशन मिलेगा। पर अभी तक को देखकर ये लग रहा है कि अपर विक्स बन रही है और रिवर्सल के शायद चांसेस यहां पे काफी हाई बनते जा रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गए। यहां पे अगर आप चेकआउट करोगे ये इनसाइड कैंडल का 1:1 का टारगेट आज के दिन शॉर्ट अगर किसी ने किया हो इस इनसाइड कैंडल के बेसिस पे तो वो हो गया है। निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास में है, बैंक निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास वापस से आ गया है। तो दोनों चीजें अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। तो जैसा हमने कल के दिन डिस्कशन किया था ऑलमोस्ट सेम टाइप का डिस्कशन आज के दिन भी बन रहा है। पर आज के दिन तो हमारे लिए बाउंस बैक में सबसे मेन फोकस था निफ्टी में, पर कल के दिन अगर मुझे बाउंस बैक प्ले करना हुआ ना तो निफ्टी से पहले मैं बैंक निफ्टी को चूज करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी हो गई है। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी पास में है। बैंक निफ्टी के लिए 47,400 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इमीडिएट बेसिस पे देखोगे तो 47,800 का लेवल जो आज के दिन का लो बना है ये भी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट बना रहेगा। तो कल के दिन मुझे बाउंस बैक के लिए प्ले करना है। देखिए अभी जहां पे मार्केट है ना वहां पे आप शॉर्ट नहीं कर सकते जब तक एक फ्रेश सेलिंग स्टार्ट नहीं हो रही, इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं टूट रहे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि निफ्टी में जब तक 22,200 को क्रॉस करके मार्केट नीचे आधे घंटे नहीं रहता है, मैं पर्सनली यहां पे शॉर्ट करने के फेवर में नहीं रहूंगा। बिकॉज अगर बाउंस बैक करना है, मैं नहीं कह रहा कि बाउंस बैक आना ही चाहिए, पर अगर बाउंस बैक आना है तो कल आना है या इसी लेवल के आसपास से आने की पॉसिबिलिटी होती है। और अगर नहीं आता तब तो हमारा अगले 4-5 दिन का डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। एक बार 22,200 टूटता है, 15-15 मिनट की 2 कैंडल भी नीचे बनती है, फिर हम 22,200 को एक स्टॉप बना के शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां पे जिस तरीके से मार्केट ने फ्री फॉल दिया है, मतलब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में आप देखोगे तो अच्छा सा फॉल हुआ है, उसके बाद बाउंस बैक आ रहा है, तो हम इस बाउंस बैक को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बिकॉज 50 डे का मूविंग एवरेज भी डेली बेसिस पे आ रहा है, तो उसको हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। स्ट्रेंथ आएगी 20,360 के ऊपर, जिसके ऊपर नजर बनी रहेगी। निफ्टी भी एज सच ठीक है, पर बैंक निफ्टी में बाउंस बैक के चांसेस काफी हाई होते हैं, तो बैंक निफ्टी को स्पेशली हम ध्यान रखेंगे बाउंस बैक के पर्सपेक्टिव में। अगर आप डेली कैंडलस्टिक पे देखोगे तो ये वाला लेवल जो मैंने आपके लिए 47,800 का लेवल जो अभी बना है, ये लेवल वैसे भी पुराने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास के लेवल है, जिसके ऊपर ध्यान रहेगा। फिर नीचे के लेवल्स हमारे लिए काफी नीचे आते हैं 46,800 के आसपास, मतलब अगर इसको तोड़ता है तो फिर वापस से नीचे का 1000 पॉइंट का मूव आपका वेट कर रहा है। जिस तरीके का मार्केट बना हुआ है, अभी आप चार्ट को छोड़ दीजिए, सिर्फ मेरी बात सुनिए। अभी क्या हुआ है, मार्केट ने पिछले कुछ दिनों में आपको वॉलिटिलिटी दी है, परेशान किया है, दोनों साइड में आपके स्टॉप लॉसेस खाए हैं। हर पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन इज फॉलोड बाय पीरियड ऑफ एक्सपेंशन। ध्यान रखिएगा इस बात का। मार्केट बड़े पॉइंट्स देने के लिए आपको रेडी हो रहा है, धीरे धीरे वो पक रहा है। पकने में क्या एक आध हफ्ता और लग जाएगा मुझे नहीं पता, पर पकने के बाद जब वो एक बड़ा डायरेक्शन देगा किसी भी साइड में, मैं ये साइड प्रेडिक्ट करने की बात ही नहीं कर रहा कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो आप अपने व्यू को कमेंट करके बता सकते हो। उसका काफी कुछ इंपैक्ट होगा कि किसका इलेक्शन में विनिंग की प्रोबेबिलिटी आ रही है, कौन जीत रहा है, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। पर मार्केट एक बड़े मूव के लिए धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो रहा है। ये उस पकने का नेचर है, स्टार्टिंग फेज है जहां पे वॉलिटिलिटी आपके लिए बढ़ रही है और अभी अगले कुछ हफ्तों में वॉलिटिलिटी और बढ़ सकती है, तो आपको उस वॉलिटिलिटी के लिए रेडी रहना है। इंट्राडे की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत रेयर होता है जहां पे मैं ये कहता हूं कि इंट्राडे में भी आपको काम करने की काफी पॉसिबिलिटी है, काफी अपॉर्चुनिटीज है, वो मिलेगी, तो उसके ऊपर ध्यान लगा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने है, कल के दिन 1:30-2 के आसपास देखिएगा। उसके बाद अगर बड़ा मूव आना हुआ तो उसके बाद का सबसे परफेक्ट टाइम होता है बड़े मूव का, उसको ध्यान लगा दीजिएगा। और एक डायरेक्शनल मूव आना हुआ तो वो परफेक्ट टाइम होता है कल के दिन। सी यू वेरी सून।